गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ पहला लेक्चर आप लोगों को बहुत 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 अच्छा लगा होगा। चलिए, तो पहले लेक्चर में ही आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि करने वाले क्या है। मैंने इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया, इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। मैंने आपको गुड्स की डेफिनेशन बताई, मैंने आपको बताया कैसे प्रोसेस कैसे चलेगा, ठीक है ना। और पर्सन इन चार्ज क्या होगा, असेसमेंट किस तरीके से होगा, प्रोविजनल असेसमेंट कब होता है, ये तो पहले ही बता दिए, आगे पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। वैल्यूएशन में भी आपको ध्यान रखना है कि जब हम वैल्यूएशन करने जाएंगे, यहां पे हम पिछली क्लास में थे कि वैल्यूएशन जब किसी चीज का होता है तो वैल्यूएशन में अपने को ध्यान रखना पड़ता है दो सेक्शन 14(1) एंड 14(2). 14(1) एंड 14(2) जब आप करने जाते हो तो 14(2) पहले देखते हैं टैरिफ वैल्यू को, फिर अपने देखते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू को। अगर गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स ही नहीं किया तो डेफिनेटली अपने को ट्रांजेक्शन वैल्यू में जाना पड़ेगा। और ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बाय द इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर। ट्रांजैक्शन वैल्यू को एसेसेबल वैल्यू मान लेंगे इफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर आर नॉट रिलेटेड, प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन एंड प्राइस एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन। एबी इज इक्वल टू 14 प्लस 1, एडजस्टमेंट हम करेंगे 10(1) एंड 10(2) में, ठीक है। इफ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड देन एबी इज इक्वल टू वैल्यूएशन रूल 325। अब क्वेश्चन है सर ये है क्या? अब आपके मन में आएगा ना कि क्या है। डेफिनेटली मैं आपको एकदम बताऊंगा मेरे दोस्त। इंट्रोडक्शन, दादा का इंट्रोडक्शन नहीं किया तो क्या किया? दादा का इंट्रोडक्शन नहीं किया तो क्या किया? अच्छा, ये है रूल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, ये क्या है? ये रूल है। कौन सा? 3, 4, रूल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, यही है। बोले यस। तो सर 1 2 कहाँ गया? अरे पागलो, 1 2 तो आपको पता ही है। रूल 1, नाम क्या है तुम्हारा। रूल 1 एंड 2 तो हमेशा यही होता है। दिस इज कॉल्ड import valuation rule 2007। 2 में क्या आएगा? व्हाट इज 3? 3 ट्रांजैक्शन वैल्यू। यही तो हम लोग कितनी देर से लिख रहे थे ना, सेक्शन 14(1)(2), रीड विथ रूल 3(10). ट्रांजैक्शन वैल्यू याद रखना, यही है ट्रांजैक्शन वैल्यू। जो कंडीशंस है ना ट्रांजैक्शन वैल्यू की, प्राइस इज द सोल ट्रांजैक्शन वैल्यू 15(1) में तो 14(2) में तो एक लाइन में है ना। 14(1) में ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। कंडीशन जो है ना वो सेक्शन 3 में है, रूल नंबर 3 में। बायर एंड इंपोर्टर एक्सपोर्टर शुड नॉट बी रिलेटेड, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, प्राइस एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन। ये सारी चीज हम कहाँ देखेंगे? हम ये सारी चीजें देखेंगे मेरे दोस्त। कहाँ? ये सारी चीजें हम देखेंगे रूल नंबर 3 में। ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया। फिर जब ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब जो सामान लेके आ रहा हूं उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात कर रहा है। मैं 4 में जाऊंगा तो क्या बात करूंगा? 4 में जाऊंगा तो मैं बात करूंगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। जिस सामान को मैं लेके आ रहा हूँ और जिस जो वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ, डिपार्टमेंट से खुश नहीं है। डिपार्टमेंट नहीं यार, बाहर कुछ तो प्रॉब्लम है, प्राइस इज नॉट एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन। अच्छा, ये चक्कर है क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा है? बोला नहीं। अब आप क्या करोगे? बोला मैं तो वैल्यूएशन रूल में जाऊंगा। वैल्यूएशन रूल में सबसे पहले किसको अप्लाई करेगा? रूल नंबर 4 को। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स।
ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स मेरे दोस्तों, when you imported any goods and those goods the value is not accepted by the department, then the department is going to say follow the valuation rule. valuation rule में 4 नंबर रूल को पहले फॉलो करेंगे, आइडेंटिकल गुड्स को पकड़ेंगे। द पॉइंट इज आइडेंटिकल गुड्स क्या होता है, एक जैसा, एक जैसा, तुम शाहरुख खान जैसे दिखते हो भाई, आइडेंटिकल गुड्स, तुम शाहरुख खान की तरह लगते हो थोड़े थोड़े, सिमिलर गुड्स। ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स, ठीक है दादा। 6 को मैंने पूछा, हवलदार को पूछा, दादा ये रास्ता इधर जाता है क्या, दादा यही रास्ता क्या है, ये 20 बाई फ्रिक्सिंग लेन है, नहीं ये फ्रिक्शन लेन नहीं है, तो कहाँ है, देख लो। हाँ भैया यानी कि जब 4 और 5 में ना आए तो हवलदार कहता है कि 7 में जाओ। ये कैसा अजीब सा आदमी है बताओ। अगर रूल नंबर 4 में आइडेंटिकल गुड्स ना मिले, सिमिलर गुड्स ना मिले तो कहां जाओ, बोला फिर तो तुम 6 बोलता है, हम तो सीधा जाते ही ना 6 बताता, बेटा नहीं मिला, बोला नहीं आगे जाओ। इसके लिए तुम खड़ा कर दिया हवलदार को, बोला हाँ, इसे कहते हैं डिडक्टिव वैल्यू। ये कॉस्ट शीट बनती है इसमें और कुछ नहीं। फिर कंप्यूटेड वैल्यू, 9 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जब कुछ ना मिले तो कुछ तो करना पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं बेस्ट जजमेंट, ठीक है। ये क्या है, इसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट, जो मैं बता रहा था आपने दिखाई नहीं दे रहा, प्रॉब्लम हो रही है बात। एडजस्टमेंट अंडर रूल 10(1) एंड 2, हर एक जगह ये काम आने वाला है, पहले बता देता हूँ। रूल 11 डिक्लेरेशन, जो इंपोर्टर डिक्लेरेशन करता है कि जो मैं दे रहा हूं वो ट्रू एंड फेयर है, ट्रू एंड फेयर है, मेरे डिक्लेरेशन को आप सही मान लीजिए, ट्रू एंड फेयर है। 12 बोलता है रिजेक्शन, रिजेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब पूरे घटनाक्रम को समझना, मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज सिखा देता हूं आप लोग को। ट्रांजैक्शन वैल्यू ध्यान से देखना, देखने में छोटी सी चीज है, बड़े काम की चीज है। आपने क्या किया, ट्रांजैक्शन वैल्यू 14(2) में प्राइस एक्चुअली पेड को आपने ट्रांजैक्शन वैल्यू बनाया, ठीक। रूल 3 में 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। फिर आप क्या करते हो, रूल 10(1) में एडजस्टमेंट कर लेते हो, ट्रांजैक्शन वैल्यू 14 सबसेक्शन 2 प्लस 10(1) एंड 10(2) कर लिया से। फिर आप डिक्लेयर करते हो, ट्रू एंड फेयर, मैं सब क्या हूं, सब कुछ ठीक है, ओके। डिक्लेयर करने का जो डिपार्टमेंट उसको क्या कर सकते, या तो एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट किया तो वेल एंड गुड, सुभान अल्लाह, टाटा बाय बाय, ड्यूटी देके निकल जाओ। अगर उसने रिजेक्शन कर दिया तो आप सीधा कहां जंप करोगे, रूल नंबर 4 में। अगर वहां रिजेक्ट हो गया तो रूल 4 में जाना, 4 में भी 10(1) 10(2) का एडजस्टमेंट होगा। अगर आइडेंटिकल गुड्स नहीं मिला तो सिमिलर गुड्स में जाना, वहां भी 10(1) 10(2) का एडजस्टमेंट होगा। यानी कि आपके संग अगर मैं बोलूं तो मैं 14 सबसेक्शन 2 पढ़ूंगा, प्लस मैं रूल 7 में मैं रूल 3 पढ़ूंगा, प्लस मैं रूल 10(1) एंड 10(2) के एडजस्टमेंट करूंगा, प्लस मैं रूल 11 में डिक्लेरेशन दूंगा, देन रूल नंबर 12 आएगा जहां पे एक्सेप्ट या रिजेक्शन दोनों हो सकते। दिस इज द सीक्वेंस, यानी कि इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। 14(2) को देखूंगा, रूल 3 के कंडीशन को देखूंगा, 10(1) में एडजस्टमेंट करूंगा, 11 में अपने आप को डिक्लेयर करूंगा। हो सकता है रूल 12 में मेरे को रिजेक्ट मिल जाए या एक्सेप्ट मिल जाए, एक्सेप्ट बोले तो वही खत्म, रिजेक्ट मिलेगा तो आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ी बात खत्म, आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं।
अब अरब के मन में सवाल आएगी कि सर 10 और 10(2) में क्या है? आएगा? मैं तुम्हारे सवाल के जवाब दूंगा। दोस्त, 10(1) में फ्रेट का एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट है। अच्छा, और यहां पे लैंडिंग चार्जेस का भी एडजस्टमेंट है। बोलने को तो बहुत कुछ है, और भी चीजें। फ्रेट, इंश्योरेंस, लैंडिंग चार्जेस का एडजस्टमेंट है। अब इस लैंडिंग चार्जेस में कुछ अनोखी चीजें हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये एडजस्टमेंट है, इन सब कुछ चीजों का अपने को एडजस्टमेंट करना है। एक वो प्राइस निकालनी है, और ये सारे एडजस्टमेंट कहां से होते हैं? एफओबी से, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब वो प्राइस जो यूएसए के पोर्ट की प्राइस है, वो प्राइस जो यूएसए के पोर्ट की प्राइस है। कभी कभी सम क्या देता है? सम दे देता है यूएसए के एक्सपोर्टर के फैक्ट्री की प्राइस। तो फैक्ट्री से पोर्ट तक का जो खर्चा उसको ऐड करके हम एफओबी लेके आते हैं, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड में फ्रेट, इंश्योरेंस, लैंडिंग चार्जेस का एडजस्टमेंट करते हैं, तब जाके अपना सारा काम होना चालू होता है। तो इतना कुछ है, हाँ बेटा। क्योंकि एफओबी में ऐड करोगे फ्रेट इंश्योरेंस तो निकलेगा सीआईएफ, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। उसके बाद लैंडिंग वैंडिंग ऐड करना है, कुछ चीजें स्पेशल है। अभी तो थोड़ा सा और चेंज हो गया है थोड़ा, अभी तो मैं एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके जा रहा हूँ। ऐसा करना है आप। अब जब आप इंपोर्ट करते हो तो दो चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब महत्वपूर्ण, इतना शुद्ध हिंदी, हाँ। एक, रेट ऑफ एक्सचेंज चेंज होती रहती है। एक्सचेंज की रेट, डॉलर, यूरो, पाउंड की रेट चेंज होगी, कब की लेंगे, कब लेंगे। और एक ड्यूटी भी चेंज हो सकती है। तो ये दो चीज आपने समझ लिया, तो आप कर लिए क्या? आप नहा लिए क्या? गंगा। ये इंपोर्ट, ये एक्सपोर्ट। ठीक है सर। इंपोर्ट में क्या लेते हैं? ध्यान से देखें। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, बीओई, बिल ऑफ एंट्री। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री जमा करते हो उसी दिन बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री किस दिन की? अब यहाँ पे इस दिन का जो होता है ना, इस दिन कई सारी रेट होती है, तो आपको कौन सी लेनी है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम की रेट लेनी है। सीबीआईसी जो रेट देगी उस रेट को अपने को लेना है, ध्यान रखना है। ये हम कहां पढ़ेंगे? ये हम बेसिकली पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 46 में, और इसका हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 50 में। अच्छा, एक्सपोर्ट के केस में, एक्सपोर्ट के केस में बोलता है तो इजी होगा। एक्सपोर्ट का केस में जैसे यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री, वहां का मेन डॉक्यूमेंट है डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ शिपिंग बिल। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ शिपिंग बिल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन आया? अगर आप यहाँ पे देखो तो सेक्शन नंबर 46 ये वाली बात करता है, यहाँ पे सेक्शन नंबर 50 ये बात करता है। अभी थोड़ी देर पहले कहीं पे सेक्शन 46 और 50 पढ़ रहे थे। हाँ सर, कहीं तो पढ़े थे याद तो। हाँ सर, कहीं तो पढ़े थे, पढ़े थे ना। वेरिफिकेट, इंपोर्ट एक्सपोर्टर सेल सेल्फ असेस, यही है 17। वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज मेड अंडर सेक्शन 46 और सेक्शन 50। 46 इंपोर्ट एंड 50 को रिलेट करके दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, चिंता ना करो। तो जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री सबमिट करोगे होम कंजम्पशन के लिए,
बिल ऑफ एंट्री जिस दिन आप सबमिट करोगे होम कंजम्पशन के लिए, जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री सबमिट करोगे होम कंजम्पशन के लिए, उस दिन का रेट को अपने रेट ऑफ एक्सचेंज को देखेंगे। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, वेयरहाउस में 2 बार बिल ऑफ एंट्री जमा होती है, एक होती है येलो और एक होती है ग्रीन। जब पहला असेसमेंट करोगे तो येलो बिल ऑफ एंट्री के लिए करोगे जब आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, और जब आप होम कंजम्पशन के लिए निकालोगे तब हम क्या करेंगे, तब हम उस समय का रेट ऑफ एक्सचेंज देखेंगे। इसके बाद पॉइंट आता है रेट ऑफ ड्यूटी। तो ड्यूटी भी तो चेंज होती है ना। ओके सर, रेट ऑफ ड्यूटी। ये सब अभी पहला दूसरी क्लास में लिखा दे तो आगे तुम लोग को सब कुछ पढ़ा पढ़ा लगेगा, लगा ही सब कुछ तो पढ़ा हुआ है, एकदम वैसा ही फीलिंग आना चाहिए ना। सर जीएसटी में आता है 50 सेक्शन तक, तो ऐसा लगता है सब कुछ पढ़ा हुआ है। इंटर में भी पढ़ा हुआ, फाइनल इतना अच्छे से इंटर में पढ़ा है तो पढ़ा हुआ लगेगा ना। ऊपर से उधर जैसे भैया मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मेहनत करके पढ़ाया है, तो वैसा ही लगेगा ना। वो क्रेडिट नहीं देते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट आपने किया, लदादा किया, तीन सिचुएशन होती है इंपोर्ट में। पहला, आप गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए निकाल रहे हो, बोले यस सर। या आप गुड्स को वेयरहाउस में लेके जा रहे हो, ठीक है सर। या फिर एनी अदर, कुछ भी हो सकता है। अगर आप गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्या है तो रेट ऑफ ड्यूटी क्या होगी, तो ये कहता है डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन आपने प्रेजेंट किया, और डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, और एंट्री इनवर्ड ऑर्डर ऑफ अनलोडिंग। याद है ना, चार्ट में दिखाते हैं एंट्री इनवर्ड, जब आप बिल ऑफ एंट्री सबमिट करते हो तो एंट्री इनवर्ड होता है। हाँ याद है सर, whichever is later। कौन सा डेट, जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री को सबमिट करोगे, बोले यस। या फिर जिस दिन आप एंट्री इनवर्ड आपको मिल जाए, ऑर्डर ऑफ अनलोडिंग होगा, उस दिन का डेट whichever is, ठीक है ना। वेयरहाउस में क्या बोला, वेयरहाउस बोलता है डेट ऑफ क्लियरेंस, डेट ऑफ क्लियरेंस, डेट ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, यानी कि जिस दिन आप ग्रीन रंग का बिल ऑफ एंट्री जमा करोगे उस दिन का रेट। और एनी अदर केस में डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आप पेमेंट करोगे उस दिन का रेट। ये कॉन्सेप्ट है। ओके दादा, वेरी इजी। तो कहां बोल रहा हूं टफ, वेरी इजी। ये एक तरीके का इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो आप लोगों को समझ लेना पड़ेगा, ठीक है दादा, हो गया। आइए ध्यान से देखिए, पेज नंबर 3। हमें पढ़ना क्या है, हमें कस्टम एक्ट 1962 और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 पढ़ना है, साथ में कुछ रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन पढ़ने हैं। ओके सर। और जब हम कहते हैं इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, ये सब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसमें जब हम आगे जाते हैं तो एक पॉइंट आता है अपने पास पेज नंबर 7 में। पेज नंबर 7 में 2 वर्ड आते हैं कि भाई साहब एक बात बताइए, आपने अभी पढ़ा कि कस्टम एक्ट 1962 पढ़ना है, टैरिफ एक्ट 1975 पढ़ना है, रूल्स पढ़ने हैं, रेगुलेशंस पढ़ने हैं। हाँ, तो रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं, ये है रूल्स
और ये है रेगुलेशन, दोनों में अंतर नहीं पता होगा तो कैसे आप पढ़ोगे? रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने। बोला पावर टू मेक रूल्स, रूल्स का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। रूल तो गवर्नमेंट ही बनाएगी। रेगुलेशन कौन बनाएगा? पावर किसके पास है? सीबीआईसी के पास, सेंट्रल बोर्ड इंटेक्ट। एकदम सिंपल लॉजिक है। रूल्स कौन बनाएगा? प्रभु, गवर्नमेंट। और पावर का ये सॉरी रेगुलेशन कौन बनाएगा? सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट एंड कस्टम। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन empowered to make, सेंट्रल गवर्नमेंट empowered to make rules। अच्छा, अंडर सेक्शन 156, इसमें याद मत रखो, रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। पावर टू मेक रूल्स वेस्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर टू मेक रूल्स वेस्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर टू मेक रेगुलेशन वेस्ट विद सीबीआईसी। Central government has been empowered to make rules under section 156. CBIC has been empowered to make regulation under section 157. ठीक है। Rules must be consistent with the provision of the act. Rules किससे consistent होगा? Rules must be consistent with the provision of the act. Regulation must be consistent with the provision of the act as well as the rule. Oh. यानी कि रूल जो होगा वो कंसिस्टेंट किसके साथ होगा? प्रोविजन के साथ। और रेगुलेशन किसके साथ कंसिस्टेंट होना? रूल्स के साथ भी होना पड़ेगा और प्रोविजन के साथ भी होना पड़ेगा। कंसिस्टेंट विथ प्रोविजन एज वेल एज रूल, और ये कंसिस्टेंट विथ ओनली प्रोविजन। सही बात, यानी कि रूल्स बड़ी चीज है, रेगुलेशन तो छोटी मोटी चीज है। यस सर। देखो, द बेसिक कस्टम ड्यूटी R5 7.5 10%। हाईएस्ट रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी राइट नाउ इज 10%। अभी सबसे हाईएस्ट रेट क्या चल रहा है? 10%। ठीक है। फॉर नॉन एग्रीकल्चर आइटम विद सम एक्सेप्शन ऑन बैगेज द जनरल रूट इज 35%। कल मैंने लिखाया था इंट्रोडक्शन में बैगेज के लिए, बैगेज का जब गुड्स के डेफिनेशन बैगेज लिखाया था तो मैंने लिखाया था फ्लैट रेट 35% आफ्टर सर्टेन एग्जम्पशन लिमिट, और उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? एंड नो एडिशनल ड्यूटी। उसके ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज देना पड़ता है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है has been imposed on imported goods at the rate of 10% of total custom duty। अपने दिमाग में सेट करके चलो, बीसीडी के ऊपर लगता है। ठीक है ना? तो 10% इफेक्टिव रेट ऑफ बीसीडी इज इक्वल टू 10%। जनरल रेट ऑफ बीसीडी इज प्लस एसडब्ल्यू 10%, 11%। बीसीडी के ऊपर ही लगता है 10%। नो SW1 एक्सपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्ट गुड्स के ऊपर कोई भी सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं है। बहुत अच्छी बात, बच गए हम लोग। ध्यान से देखना, ड्यूटेबल गुड्स, डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी, टैरिफ वैल्यूएशन इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। बहुत सारी चीजें एक संग मिक्स किया। देखो, एक है ड्यूटेबल गुड्स, ठीक है, एक उन्होंने मिक्स कर दिया टैरिफ वैल्यूएशन, तो एंड डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी। What is debtable goods? Section 12. The charging section. Section 12 is a charging section. पता ही नहीं था। The charging section provide the following. The levy of duty is on goods. Goods की definition में क्या क्या है याद है ना? Vessel, vehicle, aircraft, फिर baggage, stores, negotiable instrument, any other movable article. ड्यूटी किसके ऊपर? गुड्स के ऊपर। द गुड्स मस्ट बी इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। है तो इंपोर्ट किया जा रहा है गुड्स को, या तो आप इंपोर्टेड इनटू है या एक्सपोर्टेड है, तभी ड्यूटी लगेगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। द रेट एट विच ड्यूटी ऑफ कस्टम इज टू बी लिवाइड
स्पेसिफाइड इन कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। किस रेट पे, वो तो मैंने तो आपको पहले ही बोला कि कस्टम टैरिफ एक्ट का मतलब रेट का ही है। गवर्नमेंट गुड्स शैल बी ट्रीटेड एट पार विद द नॉन गवर्नमेंट गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिंग, यानी कि अगर विक्रम यानी इंपोर्ट करता है तो वही लगेगा, और सरकार भी इंपोर्ट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी इंपोर्ट करती है, तो रूल तो सबके लिए क्या है, एक ही है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के अलग रूल है, नॉन, सबके लिए एक ही रूल है। Such levy of duty is subject to exception of the act or any other law for the time in force। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, कि बोलता है चार्जिंग सेक्शन क्या, सेक्शन 12 इज चार्जिंग सेक्शन। वो क्या बोल रहा है, बोला ड्यूटी जो लगेगी वो गुड्स पे लगेगी, ये तभी लगेगी अगर गुड्स को इंपोर्ट किया गया, एक्सपोर्ट किया गया। रेट जो ड्यूटी लगेगी वो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में बताई गई है। चाहे गुड्स इंपोर्ट गवर्नमेंट करे, नॉन गवर्नमेंट करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सच लेवी इज सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन। ठीक है, अब देखो, date of determination of the rate of duty and tariff valuation, तो rate of duty and tariff valuation ध्यान से देखो। इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स, बाद में देखेंगे इंपोर्टेड गुड्स एक्सपोर्टेड गुड्स। सेक्शन 15, ये जो आप लोग कर रहे थे ना, रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यूएशन, ये आने 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 13 में क्या है, पिलफर्ड गुड्स, पिलफर्ड छोटी मोटी चोरी। सेक्शन 14 में क्या है, देखो 12 से समझो, सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 13 में पिलफर्ड गुड्स है, 14 में वैल्यूएशन, 14 में आपका टैरिफ वैल्यूएशन एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15 में ये सारे कचरे वाली पार्टी है, रेट क्या लगेगा, ये क्या लगेगा। देखो, गुड्स इंटर्ड इन फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46, गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम वेयरहाउस अंडर सेक्शन 68, वेयरहाउस खाली समझो, फॉर एनी अदर गुड्स। ठीक है दादा। 15 subsection 1A, B and C, section 15, the date of presentation of bill of entry or date of entry inward of all vessel or arrival of aircraft of the vessel by which the goods are imported, whichever is later, the date of presentation of X bond bill of entry for the home consumption on the date। I love you got it। बस यही समझा रहा हूं कि दादा पे भरोसा रखो, दादा बहुत कुछ ऐसे ही लिखा के निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। ये जो रेट ऑफ ड्यूटी है, होम कंजम्पशन, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, एंट्री इनवर्ड, ये तो आपको ऐसे याद हो गया, ये सेक्शन 15 1A था। वेयर हाउस, डेट ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन, 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी था। और एनी अदर केस में 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, डेट ऑफ पेमेंट। ये क्या था, मैं ऐसे लिखा हुआ तो आप एक सेकंड में ये तो बहुत छिलतू बना दिया, इसलिए तो तुम मेरे पास हो। टाइमली कुछ नहीं मिलता है तुम लोगों को, फिर भी तुम मेरे पास चिपके रहते हो ना। क्या यही प्यार है, हाँ हाँ, क्या यही प्यार है, पहले तो समझा कुछ और वजह इन बातों की, वही वाली हालत है। यही प्यार हम लोगों के बीच में तो हो गया है, पर तो पहले ही चार्ट बन गया। एक्सपोर्ट गुड्स में, गुड्स इंटर फॉर एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 50 या एनी अदर, 16 एक ए और 16 देखो, ऑन द डेट on which proper officer makes an order permitting clearance and loading of goods for exportation on the date of payment of duty। मैं बाद में लिखाऊंगा, अभी मैंने लिखा है नहीं। Provision of section 15 and 16 not apply, provision section 15 and 16 not apply to baggage, कैसे baggage पे, and goods imported exported by post, क्यों, बैगेज के ऊपर तो कोई मातापच्ची करने का ही नहीं है, बैगेज के ऊपर तो सीधा 35% है प्लस 10% है SWS, सोशल वेलफेयर सर्चर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पोस्ट में अलग से रूल है। तो ये बोलता है ऊपर में जो दादा लिखा है चार्ट को पढ़ो, इसे पढ़ने का जरूरत नहीं है, इस पेज का खत्म हो गया ये पेज। अच्छा, अब मैं इस पेज को फिर से पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक से पढ़ते हैं बेटा, इसको ठीक से पढ़ते हैं। उस दिन तो हड़बड़ा के पढ़े थे पहला क्लास में। अब देखो आप कहां पहुंच गए, सेक्शन 17 और सेक्शन 18, ठीक है, सेक्शन 17 18 और सेक्शन 19, 16 सॉरी 17 18 19। तो अभी अभी आपने जो देखा वो क्या देखा, हमने तो सर देखा। अगर आप देख रहे हो तो एक बात तो क्लियर हो रही है आपके दिमाग में
कि अगर मैं कस्टम के सेक्शन की तरफ जाऊं तो सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है सर। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। फिर 20, 21, 22 अलग है। तो अभी हमें क्या पढ़ा, सेक्शन 14 में हम क्या देखते हैं, वैल्यूएशन। सेक्शन 13 में क्या देखोगे, पिलफर्ड गुड्स। सेक्शन 12 में क्या देखोगे, चार्जिंग। ठीक है। सेक्शन 15 में क्या देखोगे, रेट ऑफ ड्यूटी, ये देखोगे ना। किसके लिए देखोगे, इंपोर्ट के लिए। 16 में क्या देखोगे, रेट ऑफ ड्यूटी, किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए। 17 में क्या देखोगे, 18 में क्या देखोगे, 19 में क्या देखोगे। 17 में हम देखेंगे सेल्फ असेसमेंट हम कैसे करेंगे, और 18 में हम देखेंगे प्रोविजनल असेसमेंट। क्या हो रहा है सर, अपन तो ऐसे ही। 1 में क्या देखोगे, नेम, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। 2 में क्या देखोगे, डेफिनेशन। बीच में बहुत सारे गैप हो रहे हैं, अरे गैप भर दूंगा, पूरा इंडेक्स बना के दूंगा। एक एक सेक्शन 3 पेज का इंडेक्स खोलोगे तो पता चल जाएगा। ओके सर, अब मेरा काम क्या है, ये असेसमेंट पोर्शन में सीधा चला गया। हाँ सर, असेसमेंट पोर्शन में सीधा चला गया, यानी कि सेक्शन 17, 18 की कैटेगरी को इन्होंने कवर किया। अगर मैं यहां से सेक्शन 17 पढ़ूं, यहां से बहुत मजा आने वाला है। देखो, असेसमेंट ऑफ ड्यूटी, अगर मुझे बिल ऑफ एंट्री सबमिट करनी है तो मुझे तो असेसमेंट ऑफ ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना। बोला चाहे वो इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, सेल्फ असेस द ड्यूटी, आपको तो सेल्फ असेसमेंट करना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। सबसे पहले चाहे इनकम टैक्स भी तो सेल्फ असेसमेंट है, जीएसटी भी तो सेल्फ असेसमेंट, वहीं पे इंपोर्ट एक्सपोर्टर सेल्फ असेस द ड्यूटी। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर सेल्फ असेस द ड्यूटी। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर सेल्फ असेस द ड्यूटी। ओके चलो, सेल्फ असेस द ड्यूटी। ओके, सेल्फ असेस करना है, पहला दिमाग में सेट करो। वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज made under section 46 import and section 50 export. Verification of entries made under section 46 यानी कि import के बारे में बात कर रहा है, और अंडर सेक्शन 50 यानी कि एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। यस सर। एंड सेल्फ असेसमेंट ऑफ गुड्स, ये हो गया फिजिकल वेरिफिकेशन। एग्जामिनेशन, टेस्टिंग ऑफ गुड्स बाय प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है ना। एंड द सेल्फ असेसमेंट ऑफ गुड्स, एंट्रीज, वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज मेड अंडर सेक्शन 46 एंड 50, एंड द सेल्फ असेसमेंट ऑफ गुड्स, पहले सेल्फ असेस, फिर एग्जामिनेशन टेस्टिंग ऑफ गुड्स बाय पीओ। अगर पीओ को डाउट होगा तो क्या करेगा, एग्जामिनेशन टेस्टिंग बाय पीओ टू डिटरमाइन वेदर द सेल्फ असेसमेंट इज प्रॉपर
इसका मतलब यह हुआ कि वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज अंडर सेक्शन 46 एंड 50 एंड द सेल्फ असेसमेंट ऑफ गुड्स, जो आपने एंट्री पास की उसका वेरिफिकेशन करूंगा, जो गुड्स आपने सेल्फ असेस किया उसका देखूंगा, और मैं चाहूंगा तो पीओ फिर अगर उसे लगेगा कि कुछ आगे बढ़ना है तो वो एग्जामिनेशन टेस्टिंग ऑफ गुड्स करेगा टू डिटरमाइन वेदर द सेल्फ असेसमेंट प्रॉपर है कि नहीं। आप ऑडिट में भी ये करते हो। Selection of cases for verification shall primarily be on the basis of risk evaluation through appropriate selection criteria। गवर्नमेंट ने क्या कुछ क्राइटेरिया बना के रखे हैं और उस क्राइटेरिया में फॉलो करते हो तो लगता है रिस्की है, रिस्क जहां पे उसे लगेगा रिस्की है इवैल्यूएट, तब वो फटाक से क्या करेगा, एग्जामिनेशन सिलेक्शन सेलेक्ट करेगा, एग्जामिनेशन टेस्टिंग कर लेगा। ये तो जैसे ऑडिट में भी होता है ना, जैसे इनकम टैक्स में जब रिटर्न फाइल करते हो तो बेसिकली सेल्फ एसेस जो किया तो उसको मान लेता, पर तो कुछ तो स्क्रूटनी में जाता है, उसका क्राइटेरिया सिस्टम में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो उसे कहते हैं रिस्क इवैल्यूएशन। तो वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज मेड अंडर सेक्शन 40 एंड 50, 46 एंड 56, 50 एंड द सेल्फ असेसमेंट ऑफ गुड्स जो हुआ है, सेल्फ असेसमेंट ऑफ गुड्स, एग्जामिनेशन टेस्टिंग ऑफ पीओ, testing of goods by PO and determine whether the self-assessment is proper. Selection of cases for verification shall be entirely based on risk evaluation। ठीक है, अब ये हो गया। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, तुमने जैसे टैक्स में भी तो आपसे फिर मंगवाता है ना, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, आपसे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मंगवाएगा। फ्रॉम इंपोर्टर एक्सपोर्टर by the PO for verification of self-assessment and such person shall produce such document or furnish। यानी कि डिपार्टमेंट जब वेरिफिकेशन करेगा तो आपसे क्या कर, इंपोर्ट एक्सपोर्टर को बोलेगा भैया तुमने जो सेल्फ असेसमेंट किया उसका मैं वेरिफिकेशन करूंगा, तो तुम डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन लेके और आपको लेके जाना है। रीअसेसमेंट ऑफ ड्यूटी, रीअसेसमेंट क्यों होगा, क्योंकि आपने सेल्फ असेसमेंट ड्यूटी निकाली, डिपार्टमेंट ने वेरिफिकेशन किया, वेरिफिकेशन में टेस्टिंग की, एग्जामिनेशन किया, डॉक्यूमेंट को चेक किया, उसे लगा चेंज होना चाहिए तो रीअसेसमेंट ऑफ ड्यूटी हो गई। इफ सेल्फ असेसमेंट इज नॉट डन करेक्टली बाय द इंपोर्टर, रीअसेसमेंट कॉन्ट्ररी टू सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट कॉन्ट्ररी टू सेल्फ असेसमेंट तो बोलता है प्रॉपर ऑफिसर टू पास स्पीकिंग ऑर्डर, बोल के बोलेगा विदिन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल, यानी कि 15 दिन, जब रीअसेसमेंट है 15 दिन में वो क्या करेगा, बता देगा भैया ये गड़बड़ है, खत्म हो गया। तो सेक्शन 17 क्या कहता है, बोला इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो होगा सबसे पहले सेल्फ असेस करेगा, सेल्फ असेस करेगा, ठीक है, वेरिफिकेशन, ठीक है ना। तो जो सेक्शन 46 में जो सेक्शन, इसको याद रखना, ये जो है ना, तो जो सेक्शन 46 50 में यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो आपने एंट्री बनाई है उसका वो क्या करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, वेरिफिकेशन करेगा कि नहीं। कौन सा वेरिफिकेशन, जो सेक्शन 46 और 50 में जो सेल्फ असेसमेंट ऑफ गुड्स किया उसका वेरिफिकेशन करेगा, वो एग्जामिनेशन करेगा, टेस्टिंग करेगा, डिटरमाइन वेदर, क्यों कि देखेगा कि सेल्फ असेसमेंट इज प्रॉपर और नॉट, और ये सिलेक्शन ऑफ वेरिफिकेशन ये उनका रिस्क एवेल्यूएशन फंडा है। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम इंपोर्टर एक्सपोर्टर, पीओ वाला लेके आओ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारा वेरिफिकेशन करूंगा जो सेल्फ असेसमेंट तुमने किया है। अगर आपके सेल्फ असेसमेंट में जो ड्यूटी कैलकुलेट हुई और वेरिफिकेशन में जो होगी तो उसको हम लोग रीअसेसमेंट करेंगे, स्पीकिंग ऑर्डर 15 दिन में पास हो जाएगा। सेक्शन 18 तो आपको अच्छे से याद है, बोला हाँ दादा याद है, बोला कैसे, प्रोविजनल असेसमेंट कैन बी मेड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इस पर ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो चार्ट मैंने बनाया वो काफी अच्छा है, इसको और इसको मैंने जोड़ दिया था। बोला क्या, when the importer exporter is not able to make self assessment under section 17(1) and makes a request in writing to the PO for assessment, अच्छा सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सका तो वो राइटिंग में रिक्वेस्ट देगा, या when necessary document have not been produced or information has not been furnished and the PO deem it necessary to make further inquiry, when the proper officer deem it necessary to subject any imported goods exported goods to any chemical or other test, when the importer exporter has produced all the necessary document and furnished full information but the PO does it necessary to make further assay। इससे अच्छा तो मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है, मैंने देखो कितना सिंपल लिखा है, मैंने लिखा है सेक्शन 18 में
when the importer exporter not able to provide the document, not able to provide the document, आगे बात करें, not able to provide document or not able to calculate value or rate of duty makes application for to PO for provisional assessment. When PO thinks that the imported goods to exported goods required for further examination or chemical test provisional assessment. If any other case AO required to make provisional assessment, तो वो तो करेगा ही ना, इवन दो कोई केमिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है, कोई किसी और चीज की जरूरत है, फिर भी उसको लगता है तो करेगा, ठीक है ना. इन केस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट ड्यूटी डिटर्मिनेशन विल बी डन एंड इंपोर्टर एक्सपोर्टर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, वो भी ट्वाइस अमाउंट ऑफ ड्यूटी. तो गजब ही हो गया. Where pursuant to provisional assessment under 18, if any document or information is required by PO for final assessment, the importer exporter, as the case may be, shall submit such document or information within such time, and the PO shall finalize the provisional assessment within such time and in such manner as may prescribe. यानी कि जहां पे प्रोविजनल असेसमेंट होगा वहां पे उसको फर्दर डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी तो इंपोर्ट एक्सपोर्टर को बोलो, इंपोर्ट एक्सपोर्टर को देना पड़ेगा. लॉजिक. प्रोविजनल असेसमेंट इज अलाउड बोथ इन रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट एज वेल एक्सपोर्ट. अब देखो, फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट शैल बी डन बाय पीओ एंड द इंपोर्टर. फाइनलाइजेशन हुआ, तुमने जब प्रोविजनल असेसमेंट किया तो उस समय तुमने एक बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जो ड्यूटी कैलकुलेट हुई थी. अब फाइनल जब सारा डेटा इंफॉर्मेशन आ गया, अब फाइनल होगा. shall be liable to pay differential duty along with the interest. मान लो प्रोविजनल पे आपने 5 लाख की ड्यूटी दी, फाइनल में 8 लाख की आई तो 3 लाख को आपको देना पड़ेगा 15% इंटरेस्ट के साथ. फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द ड्यूटी इज प्रोविजनल. ऐसे ध्यान से सुना, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, यानी कि अगर 17 जनवरी को करते हो एक प्रोविजनल असेसमेंट, अगर मान लो प्रोविजनल असेसमेंट आपका 17 जनवरी को होता है, इंटरेस्ट जो होगा आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा. याद रखना, क्योंकि इन्होंने बोल दिया फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द ड्यूटी इज प्रोविजनली असेस्ड टिल द डेट ऑफ पेमेंट. 1 जनवरी से लेके टिल डेट ऑफ पेमेंट. 15% का ब्याज 1 तारीख से, जिस महीने आपने प्रोविजनल असेसमेंट किया उस महीने की 1 तारीख से 15 टिल द डेट ऑफ पेमेंट. ठीक है. shall be entitled to refund. अगर आपने प्रोविजन में 5 दिया, फाइनल में 3 निकल गया, 2 लाख आपको वापस मिलेगा. कितना पे? 6% पे ब्याज के साथ. पर ऐसे नहीं कि ब्याज के साथ, रुक जा भाई, रुक जा, ठहर जा, आगे देखो. फॉर द पीरियड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 months टिल द डेट ऑफ रिफंड ऑफ सच ऑर्डर. अगर 3 महीने में गवर्नमेंट ने आपको रिफंड नहीं दिया तब जाके आपको 6% का ब्याज मिलेगा दोस्त. अगर आपने रिफंड हो गई बात खत्म. अभी मैं ये बाद में ये सब ऑडिट एविडेंस सब बात की बात है. ठीक, ये सेक्शन 19 है, डिटरमिनेशन ड्यूटी ऑन सेट ऑफ आर्टिकल इंपोर्टेड. ये एक अलग कॉन्सेप्ट से बना हुआ है तो इसको अभी आप दिमाग मत लगाइएगा. हाँ, अच्छा, यस. मेरा प्रोविजनल और असेसमेंट ऑफ ड्यूटी पढ़ाने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक था. ओके, सो आई थिंक सेक्शन 17 और सेक्शन 18 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. बट प्रॉब्लम वही आ जाती है आप लोगों के साथ. सर, इतना सारा चार्ट आप बना दिए हो, हर चीज का चार्ट है, इसका क्यों नहीं है? सेक्शन 17, 18, ठीक है प्रभु, आप लोगों के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ेगा ना. तो आप कहां पे इसको चार्ट को बनाएंगे? आपका जहां मन. ऐसे पेज मैंने कुछ देखे रखे हैं, आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो, पेज नंबर 9, 10, 11 जहां पे भी. चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 की.
सेल्फ असेसमेंट। अब मुद्दा ऐसा है ना दोस्त, एक आप चाहो तो एक रीडिंग कर लो। इंपोर्टर एक्सपोर्टर क्या करेगा, सेल्फ असेस करेगा, सबको पता है। जो भी आपने एंट्रीज उसमें डाली है सेक्शन 46 यानी कि इंपोर्ट में और 50 में एक्सपोर्ट में सेल्फिकेशन के लिए, उसका एग्जामिनेशन टेस्टिंग वो तो डिपार्टमेंट के कहानी है। अगर उसे लगेगा तो इंफॉर्मेशन कॉल करेगा। रीअसेसमेंट ऑफ ड्यूटी, द सेल्फ असेसमेंट, अगर लगता है कि सेल्फ असेसमेंट में आपने ड्यूटी कम दी है तो वो करेगा। ठीक है, उतना आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वो तो इजी चीज है। इस है तो इम्पोर्टेंट। एक बार मेरे ख्याल से है, आई डोंट रिमेम्बर, पहले तो सेल्फ असेसमेंट और ये बड़े काफी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे कस्टम में। बहुत 13-14 के करीब में आया था मुझे जहां तक एग्जैक्टली रिमेम्बर। 2012-13 का क्वेश्चन था सेल्फ असेसमेंट को लेके। ठीक, ध्यान से देखो भाई साहब, आपने सेल्फ असेसमेंट किया, हाँ किया। ये कौन है सेल्फ असेसमेंट करने वाला? ये सेल्फ असेसमेंट करने वाला हमारा लोविस भाई है। ठीक है, अब लोइस भाई है तो भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला है, बुद्धि भी वैसे ही लगाएगा। तो अब ये जो सेल्फ असेसमेंट लोविस भाई ने किया, तो हो सकता है, आई एम नॉट कंफर्म, जो प्रॉपर ऑफिसर, याद रखना मैं पीओ पीओ ही लिखूंगा, ठीक है ना, पीओ जो है वो सेटिस्फाइड है। यस, लोविस भाई इज अ वेरी मैन ऑफ इंटीग्रिटी। बाकी तो मुझे पता है, पीओ नॉट सेटिस्फाइड, ना, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है दादा, या तो पीओ सेटिस्फाइड, पीओ नॉट सेटिस्फाइड, दो ही बातें हो सकती है आपके असेसमेंट, आपका जो असेसमेंट है उसमें बातें तो दो ही हो सकती है, या तो सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, बाकी तीसरी बात तो होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। पीओ सेटिस्फाई है तो मुद्दा वहीं खत्म कर दो ना यार। पर अगर पीओ सेटिस्फाइड नहीं है तो पीओ क्या करेगा? झुंझुना तो बजाएगा नहीं। बोले यस सर, सबसे पहले मुझे लगता है वो ऑडिट करेगा। ए, मैं खुश नहीं हूं, चल ऑडिट करते हैं। एक ऑप्शन उसके पास ऑडिट का भी है, या फिर बेसिकली ये थोड़ा सा हार्श हो जाता है, इशू सो कॉज नोटिस। सो कॉज नोटिस, भाई मैं फिर से रीअसेसमेंट करूं, कर लीजिए प्रभु, आपने जब मन बना ही लिया है तो मेरे बस की तो बात नहीं है। इशू एससीएन फॉर रीअसेसमेंट। देखो रीअसेसमेंट में कहानी होती है, खाली भाई साहब ने लिख दिया कि मुझे रीअसेसमेंट करना है, तो भाई साहब के रीअसेसमेंट करने से ही रीअसेसमेंट नहीं होता है। बात तो सही बोल रहे हो सर। ठीक है, रीअसेसमेंट, तो रीअसेसमेंट जब करेगा तो आपको ही पता है रीअसेसमेंट के समय वो एक लाइबिलिटी निकाल के देगा। इंपोर्टर सीधा साधा, हमारे न्यूटन भाई के हिसाब से इंपोर्टर बोलता ओके, ठीक है प्रभु, मारवाड़ी आदमी, याद है ना कैपिटल गेन में पढ़ते मारवाड़ी आदमी गुजराती आदमी, मारवाड़ी आदमी, इंपोर्टर एक्सेप्ट लाइबिलिटी, ठीक है प्रभु, आपने जो निकाल के दिया सब कुछ ठीक है। बंगाली बाबू आ गए। तो इंपोर्टर डज नॉट agree with, किससे अग्री नहीं कर रहे? अग्री विथ कस्टम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से अग्री नहीं।
बोला नहीं सर, आपने जो ड्यूटी निकाल के दिए मैं उससे एकदम भी खुश नहीं। तो देखो भैया, जब लाइबिलिटी से आप मुंह मोड़ लेते हो तब क्या कर सकते हैं? ठीक है, एक काम और हो सकता है, इंपोर्टर या तो एक्सेप्ट कर लेगा, इंपोर्टर डज नॉट एग्री विद द कल। एक और पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट मुझे और खड़ा करना चाहिए था, इजी हो जाता नहीं तो। इशू एससीएल रीअसेसमेंट का इंपोर्टर बोला ठीक है, इंपोर्टर डज नॉट एग्री विद द कस्टम डिपार्टमेंट। एक पॉइंट और हो सकता है, इंपोर्टर डज नॉट रिप्लाई within 15 days, within 15 days from date of reassessment। यही है ना, रीअसेसमेंट कॉन्ट्ररी टू सेल्फ असेसमेंट। प्रॉपर ऑफिसर पास स्पीकिंग ऑर्डर, एक ऑर्डर पास करेगा विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ द बिल ऑफ एंट्री ऑफ शिपिंग बिल। रीअसेसमेंट हो गया, या तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, इंपोर्टर डज नॉट एग्री विथ, या तो आप बोल दिए कि एग्री, या आपने इंपोर्टर डज नॉट, सीधा सीधा डज नॉट रिप्लाई विद इन 15 डेज, 15 डेज के भीतर भाई साहब ने रिप्लाई भी नहीं किया, तब तो डिपार्टमेंट क्या होगा, दिमाग खराब हो जाएगा। 50 विद इन 15 डेज ऑफ रीअसेसमेंट, अग्री कर लिया तो मुद्दा वही खत्म। अगर आप इंपोर्टर अग्री डज नॉट अग्री विद द कस्टम डिपार्टमेंट और या आपने नहीं किया, तो सबसे इजी है कि अगर मान लो उसने, इंपोर्टर ने 15 दिन के भीतर, इंपोर्टर डज नॉट रिप्लाई विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट, तो यहां पे एक ही ऑप्शन है, ऑडिट, फिर ऑडिट पे चला जाएगा। इंपोर्टर डज नॉट अग्री, यहां अग्री हो गया तो मुद्दा वहीं खत्म करो। इंपोर्टर अगर अग्री नहीं है तो फिर दो बातें होंगी, ऑफिस ऑफिस खेल रहे हैं ना, हर चीज की दो बातें होती है। तब क्या होगा, तब बोलता है रिमूवल ऑफ गुड्स ऑन प्रोविजनल असेसमेंट आएगा ना इसके बाद। अब वो मान ही नहीं रहा है तो गुड्स को तो रिमूव करना पड़ेगा ना, ऑन प्रोविजनल असेसमेंट, प्रोविजनल बेसिस, असेसमेंट नहीं प्रोविजनल बेसिस, अंडर सेक्शन 18 प्रोविजनल बेसिस हो गया। या फिर इंपोर्टर जब अग्री नहीं हो तो रिप्लाई करेगा, सुनो भैया, तुमने जो कहानी की है ना, उस कहानी में बहुत पेज है। रिप्लाई बाय इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ये ज्यादा खुल के आ रहा है ना। हाँ सर, टू पीओ, कि मैं तुमसे अग्री नहीं हूं और रिप्लाई कर रहा हूं। ठीक है भैया, रिप्लाई करो, हो गई बात खत्म। अब तुमने रिप्लाई किया तो जरूरी है क्या वो तुम्हारी बात सुनेगा? आजकल तो गर्लफ्रेंड भी बात नहीं सुनती है। तब या तो ऑफिसर, ऑफिसर जो होगा, ऑफिसर जो है आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड हुआ क्या? आंसर, सर आपको लगता है क्या वो सेटिस्फाइड होगा? मुझे नहीं, डेफिनेटली नहीं लगता है। यस, सेटिस्फाइड है तो ओके, क्या लिखे इसको, स्टॉप यही कर देते हैं। अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड, तब क्या होगा?
दो बातें यहां पे भी आएंगी। तो अभी अभी पढ़ के आए थे ना कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, इशू, दिखाई दे रहा है ना, इशू ए स्पीकिंग ऑर्डर, जाओ स्पीकिंग है, ठीक है, और स्पीकिंग ऑर्डर पास कर देगा। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो है बचा, उसके पास ऑप्शन नहीं बचा। अग्रीड, ओके प्रभु, जो आप बोले मांग लेंगे, ठीक है। पेमेंट ऑफ ड्यूटी, बोले ठीक है, ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास, इशू स्पीकिंग ऑर्डर, या फिर इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, जो भी है, जो भी बंदा है, इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, है ना, नॉट अग्रीड विद द स्पीकिंग ऑर्डर, तो क्या करेगा, पे ड्यूटी एंड फाइल अपील। एक ही ऑप्शन लास्ट में बचता है ना। मुझे नहीं लगता है इसके बाद और कभी सेल्फ असेसमेंट में कोई दिक्कत होगी। एक बार लिख लो फिर रिवीजन कर लेंगे फटाक से। एकदम सिंपल, आपने एक सेल्फ असेसमेंट किया तो आप करोगे ही करोगे। पीओ अगर सेटिस्फाइड है, वेल एंड गुड, वहीं पे पिक्चर को बंद कर दो। और पीओ अगर सेटिस्फाइड नहीं है आपके सेल्फ असेसमेंट से, तो या तो वो सिंपल ऑडिट पे जाएगा, या फिर एक आपको एक एससी इशू करेगा कि भैया मैं रीअसेसमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बात गई, रीअसेसमेंट करना चाहता हूँ, इंपोर्टर बोला ठीक है, जो रीअसेसमेंट लाइबिलिटी है मैं अग्री करता हूँ, मुद्दा खत्म। या फिर इंपोर्टर रीअसेसमेंट का ऑर्डर पास हो गया, रीअसेसमेंट हो गया, बट आपने 15 दिन में रिप्लाई नहीं किया, तो ठीक है मैं ऑडिट कर लेता हूँ। रीअसेसमेंट हुआ और आप क्या हो, अग्री नहीं, बोला नहीं आपका रीअसेसमेंट मुझे समझ में नहीं आया, तो ठीक है एक काम करो, फॉर टाइम बिंग गुड्स आपको तो गुड्स निकालना है ना, प्रोविजनल बेसिस पे गुड्स निकाल लो, बाद में देखते रहेंगे। या फिर इंपोर्टर एक्सपोर्टर रिप्लाई करेगा कि आपने जो रीअसेसमेंट किया है वो उसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके रिप्लाई से ऑफिसर हैप्पी, खत्म। नॉट हैप्पी तो क्या करेगा कि स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा, ओ भैया सुन लो, इतना ड्यूटी है, आप ठीक, अब ऑप्शन में आपने हाथ जोड़ लिए, आपने पेमेंट ड्यूटी कर दी, और अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक नहीं है तो ड्यूटी तो पेमेंट करो, स्पीकिंग ऑर्डर पास हो गया ना। अब स्पीकिंग ऑर्डर मेरे दोस्त, जैसे ही स्पीकिंग ऑर्डर पास हो गया, अब आपके पास ऑप्शंस कम गए हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप राजी हो जाओ, या फिर राजी नहीं हो तो राजी करके पेमेंट करके आप निकलो, अपील करो। यह है सेल्फ असेसमेंट, बहुत ही मजेदार है। अच्छा, अब मैं इसको वापस से एक बार पढ़ के दिखा, ठीक है ना, अब और दिमाग में जाएगा, क्योंकि मुझे लगा कि अब और दिमाग में जाएगा। देखो, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर सेल्फ असेस द ड्यूटी, ये रहा, सेल्फ असेस हो गया। वेरिफिकेशन ऑफ द एंट्रीज मेड अंडर सेक्शन 46,
इंपोर्ट के केस में और 50 एक्सपोर्ट के केस में। वेरिफिकेशन ऑफ एंट्री इज मेड अंडर सेक्शन 46 और 50 and the self assessment of goods and examination testing of goods by PO to determine whether the self assessment is proper। तो असेसमेंट पीओ सेटिस्फाई कैसे सेटिस्फाई होगा, वो क्या करेगा, प्रॉपर एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ केसेस फॉर वेरिफिकेशन सेल बेस्ड ऑन रिस्क इवैल्यूएशन। ठीक है। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन document for importer exporter by PO for verification of self assessment and such person shall produce such a document। आपसे calling for information, आपसे calling for information and document। Reassessment of duty if the self assessment not done correctly by the importer exporter issue so cause for reassessment। आप या तो लाइबिलिटी, इंपोर्टर डज नॉट एग्री, इंपोर्टर डज, सेम चीज है। फिर क्या बोल रहे हैं, रीअसेसमेंट कॉन्ट्ररी टू सेल्फ असेसमेंट। आपने बताया लाख, उसने निकाला 2 लाख। पीओ पास स्पीकिंग ऑर्डर, हो गया ना बेटा, स्पीकिंग ऑर्डर विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ द बिल ऑफ एंट्री ऑफ शिपिंग बिल। ये बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। मैंने इसको क्या किया, तोड़ दिया, निचोड़ दिया। असेसमेंट हुआ, सेल्फ असेसमेंट किया, पीओ सेटिस्फाइड, पीओ नॉट सेटिस्फाइड। पीओ नॉट सेटिस्फाइड या तो ऑडिट या इशू से एससीएन, एससीएन इशू किया, माने इशू एससीएन फॉर रीअसेसमेंट, रीअसेसमेंट हुआ, इंपोर्टर ने मान लिया, मुद्दा खत्म। इंपोर्टर ने रीअसेसमेंट की, जो रीअसेसमेंट हुआ, माने आपने 15 डेज के भीतर किसी तरीके का कोई रिप्लाई भी नहीं किया, तो डिपार्टमेंट बोला अच्छा ठीक है चलो ऑडिट में मारो इसको। इंपोर्टर डज नॉट एग्री विद दैट, तो रिप्लाई करेगा। तो या तो रिप्लाई कर, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, कस्टम डिपार्टमेंट को बोलेगा भाई सर मुझे नहीं समझ में, आपका रेट ऑफ ड्यूटी, एक काम करिए मुझे गुड्स को निकाला प्रोविजनल कर लीजिए। या फिर वो रिप्लाई करेगा कि नहीं आप गलत हो, उससे रिप्लाई कर दिया तो ऑफिसर सेटिस्फाइड, ओके, नहीं तो स्पीकिंग, फाइनली तो स्पीकिंग ऑर्डर पास कर देगा, आप ड्यूटी दीजिए, खुश होके या नहीं देते, खुश होके दीजिए या नहीं दीजिए, दे दीजिए। फिर आपका मन खुश नहीं है तो अपील कर दीजिए। आइए, अब आ गया प्रोविजनल असेसमेंट। बहुत सारी चीजें लिखी गई है, तो आपको डर था कहीं कुछ मिस ना हो जाए, कुछ मिस नहीं होगा, डोंट वरी, मैं आ गया। हो गया। कैन बी डन in the following cases। ये वो केस है जहां पे प्रोविजनल असेसमेंट किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें भी था, where the input is unable to make self assessment, where the necessary document has not been furnished, where the PO is necessary to subject an imported to export to chemical, वो तो माने where importer or exporter in, where the importer or exporter
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अनेबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट, सबसे इजी तो यही है, ठीक है। तो बोला वेयर द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अनेबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट एंड मेक्स अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू पीओ, वेयर इम्पोर्ट एक्सपोर्टर unable to make self-assessment under section 17 and make an application. ये सबसे इजी है, जीएसटी में यही था, इसमें भी यही है। दूसरा कहता है इंपोर्टर, इसको कर अनेबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट, पहला पॉइंट दिमाग में सेट करना, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, जो भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर furnished all document information, आपने जितने डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत थी सब आपने जमा कर दिए, बट पीओ प्रॉपर ऑफिसर स्टिल डीम्स, स्टिल उसको लगता है डीम्स इट नेसेसरी टू मेक फर्दर इंक्वायरी। अब सीक्वेंस में जा रहे हैं, पहला इंपोर्ट एक्सपोर्टर हाथ खड़े कर दिया, उसमें हम लोग लेवल नहीं है, मे बी वैल्यू ड्यूटी वट एवर। दूसरा इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, सारे इंफॉर्मेशन जमा कर दी, बट पीओ स्टिल deems it necessary to make further inquiry। अब फर्दर इंक्वायरी की जब बात आएगी तो मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। अब जब आपको लग ही रहा है आप जिंदगी में एक ही ऑप्शन लेके रखे हो कि मेरे डॉक्यूमेंट और जो इंफॉर्मेशन है वो आप उससे नाखुश हो, वो तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार, आप हमेशा ही नाखुश रहोगे, तो ठीक है। आपको अभी भी लगता है डीम इट, पीओ स्टिल डीम्स इट नेसेसरी, एक ही वर्ड है ना, पीओ स्टिल डीम्स इट नेसेसरी, पीओ स्टिल डीम्स इट नेसेसरी फॉर टू मेक फर्दर इंक्वायरी। अब जब नेसेसरी टू मेक फर्दर इंक्वायरी तो आप और मेरे बस में बात नहीं है। या फिर कहते हैं ना, या ऐसा भी हो सकता है, या तो मैंने लिखा इंपोर्ट ऑल, मैंने क्या लिखा ऑल डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, पर उसको लगता है करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, बोला क्या हो सकता है सर, क्या हुआ? अरे यार, नेसेसरी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, जो भी डिपार्टमेंट को चाहिए, उसने तो मांगा, ऊपर में था ना, ऐसे नहीं सुखियारी एस में हो सकता है, वहां पे नेसेसरी डॉक्यूमेंट मंगा, नेसेसरी डॉक्यूमेंट आप नहीं सबमिट कर सक रहे तो क्या कर सकते हो? हैव नॉट बीन प्रोड्यूस, प्रोड्यूस वर्ड अच्छा नहीं रहेगा, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस्ड बाय इंपोर्टर and export. Necessary document information have not been produced by importer and exporter. PO, एक सेकेंड,
पीओ डी, मतलब भैया मुझे तो लगता है पीओ डीम्ड नेसेसरी या पीओ स्टिल डीम इट नेसेसरी, सिंपल पीओ डीम इट नेसेसरी, पीओ डीम्ड नेसेसरी टू कैरी आउट, क्या कैरी आउट करना है, केमिकल टेस्ट or the test on स्वागत की एक बात है। तो प्रोविजनल असेसमेंट सबसे इजी चीज है, कैरी आउट केमिकल टेस्ट नॉट बीन प्रोड्यूस, एकदम सिंपल है। पहला बोला वेयर इंपोर्ट एक्सपोर्टर अनेबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट ही इज गोइंग टू मेक एन एप्लीकेशन। दूसरा पॉइंट कहता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर फर्निश ऑल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट बट पीओ स्टिल डीम इट नेसेसरी टू मेक प्रोविजनल असेसमेंट या फर्दर इंक्वायरी। ठीक है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन अब नॉट बीन सबमिटेड, तो होना ही है प्रोविजन। पीओ डीम इट नेसेसरी, सब कुछ हो चुका है, पीओ डीम इट नेसेसरी टू कैरी आउट केमिकल और द टेस्ट ऑन गुड्स, तो वो प्रोविजन ही करेगा। ठीक हो गया, ये हो गया फाइनेंशियल असेसमेंट वेयर परसेंट टू प्रोसेस द डॉक्यूमेंट ये फाइनल इन प्रोटेक्शन केस में सेल्फ सबमिट डॉक्यूमेंट ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए, मतलब कहने का मतलब सिंपल से पॉइंट्स हैं, ये एक असेसमेंट वाला पोर्शन है, तो हम इसको देखते हैं। इसके बाद क्या होगा, उसने तो बोल दिया आपको कि भाई साहब प्रोविजन मैं करूंगा, ना रोक ना कोई टोक, रोक के दिखा दो। प्रोविजनल असेसमेंट है, प्रोसीड्यूर क्या होगा, द इंपोर्टर एक्सपोर्टर, जो भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैज टू फर्निश, यही सबसे बड़ा लोचा है, बॉन्ड गारंटी फॉर पेमेंट ऑफ डिफरेंस। इफ एनी, समझ गए, प्रोविजनल में हो सकता है, प्रोविजनल असेसमेंट में इंपोर्टर एक्सपोर्टर क्या करता है, डिपार्टमेंट जब करता है तो पहले से एक बैंक गारंटी ले लेते हैं कि भविष्य में आज मैं प्रोविजनल किया 2 लाख रुपए का और भविष्य में 3 लाख आ गया, तो 1 लाख का जो डिफरेंस होगा वो तुम दो नहीं दो, उसके लिए मैं पहले से बैंक गारंटी ले लेता हूँ। ठीक है, ले लिया, याद रखना है बॉन्ड और बैंक गारंटी। द गुड्स कैन बी क्लियर, ये तो कस्टम का पहला रूल है। हॉस्पिटल से अगर पेशेंट को भी निकालोगे तो पहले जाके नीचे कैश काउंटर पैसा दो, ठप्पा लगाया तभी आगे बढ़ोगे, ये तो भैया कस्टम डिपार्टमेंट है। गुड्स कैन बी क्लियर्ड आफ्टर पेमेंट ऑफ, आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी प्रोविजनली। अब आप कई लोगों के मन में आता है सर फिर बॉन्ड क्या है, बॉन्ड का तुम देखे नहीं क्या, बॉन्ड खाली डिफरेंस जो हो सकता है उस डिफरेंस के लिए मांगता है, जो प्रोविजन में ड्यूटी है वो 2 लाख है तो दो,
और डिपार्टमेंट को लगता है एक्स्ट्रा लेके रखा तो एग्जीक्यूट कर दो बॉन्ड, 2 लाख आप दे रहे हो बॉन्ड, बाकी का करो, डिफरेंस हुआ तो ले लेगा और नहीं हुआ तो भैया बॉन्ड आपको वापस मिल जाएगा। इतना टेंशन लेने की क्या बात है, कोई तुम्हारा बॉन्ड लेके थोड़ी कोई वो अपने घर में जाके रिडीम कराएगा। गुड्स कैन बी क्लियर आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी। आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी प्रोविजनली असेस्ड, पूरा लिख देते, प्रोविजनली असेस्ड एंड इधर वो तो ये भी मांगा था ना, एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग या बैंक गारंटी, जो भी आप कैन बी क्लियर्ड आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड बॉन्ड। ठीक है सर, ये भी हो गई बात खत्म। आफ्टर फाइनल असेसमेंट, आफ्टर फाइनल असेसमेंट, फाइनल असेसमेंट हुआ या ज्यादा फाइनल असेसमेंट हुआ, द डिफरेंस, डिफरेंस है, डिफरेंस तो आएगा ही, पास आया तो इज टू बी पेड, इज टू बी पेड। अब रुक जाओ एक सेकेंड, इज टू बी पेड किस रेट पे, 15% per annum from the first day of the month in which the duty is provided till the date paid with interest at the rate of 15%. Yes, sir. Start first day of month in which provisional assessment इसको शॉर्टकट लिखा जा सकता है क्या, month in which provisional assessment done and payment of duty। एक ही जगह सारी चीजें लिख दूंगा तो तुम्हें क्या होगा ना, तब नहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 15% के ब्याज के हिसाब से और 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 क्या हो सकता है, रिफंडेड और रिफंडेड, या तो आपको द डिफरेंस इज टू बी पेड और रिफंडेड। अब रिफंडेड है तो उसके लिए रूल क्या है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5 है ना, 5% है तो नीचे कैसे मुंह से निकल गया, रिफंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 months। अगर रिफंड नहीं मिला 3 आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 months टिल डेट ऑफ पेमेंट। उसमें भी 3 महीना का लोचा उल्फत है। इफ गुड्स वेयर हाउस, प्रोविजनल असेसमेंट करा लिया, वेयर हाउस में डाल दिया, तो आपको वेयर हाउस के लिए लिखा है कि एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, आपको यहाँ पे बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी। हो गया तो ठीक है, ये हो गया प्रोविजनल।
याद ही हो गया होगा, ये 4 पॉइंट तो पहले ही याद हो गया आपको। Import exporter not able to make self assessment, make an application. Importer exporter furnish all document information, but PO still deem it necessary to make further inquiry. ठीक, जैसे डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन नॉट बीन क्या बोलते हैं, नॉट बीन प्रोवाइडेड तो नहीं था। PO deem necessary to carry out chemical and other test। ठीक है, प्रोसीड्यूर क्या है, importer exporter has to furnish bond and guarantee for difference payment of duty। सही बात है, goods can be cleared only after payment of duty और एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड। ओके, आफ्टर फाइनल असेसमेंट जो 2 महीने के भीतर होता है, आफ्टर फाइनल असेसमेंट जो डिफरेंस हिस्ट्री पेड होगा, यानी कि आपको देना है तो 15% ब्याज के हिसाब से, और मिलना है तो 3 महीने के बाद। 3 महीने तक तो कोई इंटरेस्ट है, 3 महीने के बाद इतना। अगर वेयर हाउस करना है तो आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट, वेयर हाउस में तो बॉन्ड एग्जीक्यूट करना ही पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपको करना ही पड़ेगा। अब यहां से आ रहा है कि यहां पे अब प्रोविजनली तो हो गया, ठीक है, इस 2 पॉइंट में या तो आपने एप्लीकेशन किया या डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो प्रोविजनली हो गया। अब प्रोविजनली हो गया, अब डिपार्टमेंट को तो फाइनल असेसमेंट भी करना है ना। तो फाइनल असेसमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट क्या बोलेगी, बोले बेटा लेके आ, डॉक्यूमेंट लेके आ। यहां तक तो मैंने सारा करा दिया। इजी लग रहा है आपको, एकदम इजी लग रहा है। ये देखो, अब मैं इसको कवर कर लेता हूँ। ऑडिट, बार बार ऑडिट का विचार आया था ना, ये ऑडिट, इसी ऑडिट की बार बार बात कर, ठीक है। चलिए पहले इसको चार्ट बना देता हूँ, ये तो याद हो गया। अब देखो इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, अब तो फाइनल असेसमेंट बिना इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट तो करेगा नहीं, तो थ्योरी सब करना बहुत मुश्किल है। टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन। टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन। तो अच्छा हो जाएगा। ये चार्ट भी बनाया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं।
एक सेकंड। Has been framed which have been made effective इतना very important. 1 month will be allowed for import export to furnish the deficient information from the date of provisional assessment. तो खत्म हो गया 1 month, 15 दिन ही हो गया. Information for furnishing deficient and issued to the import export, ये ठीक है, within 15 days. अच्छा 15 दिन. Extension 3 महीने, ये ठीक हो गया. Upon receipt of information, assessment required filed within 2 months from the date when the last information furnished by the import exporter. Assessment of finance with the under section 18 and shortfall in duty bond execute may be cancelled and failure to. कॉम्प्लिकेटेड बना दिया. इजी था, मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया. ऐसा क्यों किया? ठीक, मेरी गलती है. जब मैंने चार्ट बनाया ना तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे. इजी करते हैं इसको. बोला बहुत पीओ पीओ इंटीमेट importer or exporter to furnish document and information. The intimate importer exporter to furnish specific details. ठीक है, तो करेगा ना. पीओ इंटीमेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू फर्निश स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, वो तो भेजना ही है उसको, क्योंकि उसको फाइनल असेसमेंट करना है. तो बोलेगा ये लेके आइए. Within 15 days फ्रॉम डेट ऑफ प्रोविजन असेसमेंट. कितने दिन भेजेगा? 15 दिन में पीओ इंटीम 15 दिन में पीओ इंटीमेट कर देगा, भैया तुम डॉक्यूमेंट लेके आओ. ठीक है, ये हो गया इजी. इसमें एक पॉइंट और खड़ा हो सकता है. 15 दिन का तो उसने टाइम दिया ना, 15 दिन का टाइम दिया, तो यहां पे है एक्सटेंशन. एक्सटेंशन दे सकता है भाई पीओ. फिर बार बोल रहा हूं, फिर एक बात बोल रहा हूं, पीओ में इस साइड तो कम, क्योंकि कस्टम में एसी डीसी जैसी लिखना बड़ा मुश्किल होता है. फालतू बातें ना करो. जहां आपको याद ना रखा, अपील में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एसी के ऊपर जाता है. बाकी कहीं याद ना रहे तो पीओ इज द बेस्ट. तीन महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है. ये एक्सटेंशन कैसे मिला? किसी ने मांगा था क्या? मांगा होगा ना, ऑन हिज ओन
अपने मन से दे सकता है कि उसे लगे कि नहीं यार ये कर नहीं सकेगा। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर। ठीक है, ये अब यही चल रहा है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा नीचे उसे ऊपर कर दिया था, मैंने पढ़ रहा था, मुझे समझ में नहीं है मैंने क्या बनाया चार्ट। अब ये प्रॉपर है। Your intimate importer to import exporter furnish the specific details or document information within 15 days from the date of provisional assessment। बुलाओ के एक्सटेंशन बाय पीओ 3 months, वो अपने मन से करेगा या कुछ भी करे वो छोड़ दो, आपको उससे ठीक है ना। एक्सटेंशन बाय पीओ। ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड है बाय कमिश्नर। अच्छा, यहाँ पीओ का मतलब हो गया एसी, असिस्टेंट कमिश्नर भी हो सकता है और ज्वाइंट कमिश्नर भी हो सकता है। और अगर एक्सटेंशन बाय कमिश्नर, नो टाइम लिमिट। इन नॉलेज के लिए ध्यान, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। एसीडीसी करता है तो 3 महीना, कमिश्नर करता है तो ठीक है विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। यही बात खत्म। बोले यस सर। इंपोर्टर एक्सपोर्टर must submit the document given the information within 15 days। तो फिर मोटा मोटी अब समझ में यार 1 महीने का हिसाब किताब कैसे बना। वही सजा रहा था कि कैसे वो 1 महीना वाला तुम लोग फंस नहीं है। 15 days है यहाँ पे फर्निश है 15 दिन। ये प्रोविजनल असेसमेंट के 15 दिन के भीतर इंटीमेट करेगा और ये 15 दिन के भीतर क्या करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होकर। तो मोटा मोटी 1 महीने का हिसाब किताब है। एक्सटेंशन दे सकता है वो, ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक है ना, अभी हम वहां पे भी जाएंगे, पहले ये कर लेते हैं। जो आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है, process should be completed। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट सबमिट करने की डेट। प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 2 months। इसका मतलब इंग्लिश में क्या होगा, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। कितने दिन में, 2 महीने में होना चाहिए।
कर सकते हैं। आ जाइए, ध्यान से देखिए। फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, आगे फाइनलाइजेशन ऑफ provisional assessment regulation have been framed which have been made effective for itna where it is provided at 1 month will be allowed for importer exporter to furnish the deficient information from the date of provisional assessment order or as requested। याद समझ आया? बोल रहा 1 month will be allowed to importer exporter to furnish, 15 दिन में प्रोविजनल असेसमेंट के 15 दिन में तो इंटीमेशन आएगा और 15 दिन में उस इंटीमेशन के 15 दिन के भीतर तो आ गया, उसके बाद 15 दिन, तो 1 month विल बी अलाउड टू इम्पोर्ट, कहीं ना कहीं 1 month ही हो गया ना, क्योंकि इंटीमेशन 15 दिन और 15 दिन। 1 month will be allowed to import export to furnish the deficient information from the date of provisional assessment order, from the date of provisional assessment order. Intimation for furnishing deficient information will be issued to importer exporter within 15 days from the date of provisional assessment order, within 15 days. Extension not exceeding 3 months will be granted to importer exporter for the purpose. Power of extent by commission further 3 months is available with the AC and JC with further power with commissioner of custom with further power में further power देखो क्या लगा, with further power मतलब कमिश्नर के कोई टाइम लिमिट नहीं है। Upon receipt of information, assessment is required to be finalized. Assessment required to finalize within 2 months from the date when the last of information furnished by import exporter, जब आपका लास्ट इन्फॉर्म वहां से 2 महीने। Where documents are not furnished, provisional assessment is finalized within 2 months from the end of the time allowed to furnishing the information। ठीक है, अगर नहीं मिला तो मैक्सिमम टाइम जो लास्ट टाइम होती है वहां से 2 महीना, मिल गया तो जब से मिला वहां से 2 महीना। The time period of 2 months may be extended by commissioner for additional 3 months। ठीक है, 2 महीना। 2 महीना का कॉन्सेप्ट क्या, ये 2 महीना कब से चालू होता है, आपका जब रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया वहां से, या रिसिप्ट ऑफ केमिकल रिपोर्ट आ गई वहां से, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वहां से। ठीक है, कोई बात नहीं। Assessment to be finalized as per section 18 and any shortfall in duty paid to be appropriate from the security collected, वो तो security bond executed at the time of order provisional assessment may be cancelled on finalization। Failure to, this must be remembered, failure to adhere to this regulation affect penalty which may extend to 50,000 to import export authorized person। ठीक है, तो 2 महीना कब से, जब से डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मिल गया जो मिलना था वहां से 2 महीना, नहीं मिला तो जो लास्ट डेट सबमिट करनी थी वहां से 2 महीना। ठीक है, ये तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते सकते हैं। आगे बढ़ रे आगे बढ़ो, कैसा लगा कैसा, तो एकदम एक एक वर्ड समझ में आ गए होंगे। ये दोनों पेज ऑडिट बाद में देखेंगे, ऑडिट के बहुत टाइम में। डिटर्मिनेशन ड्यूटी एंड सेट ऑफ आर्टिकल और इंपोर्टेंट, बहुत सिंपल है। देखो सेक्शन 19, आर्टिकल लाइबल टू ड्यूटी विद रेफरेंस टू क्वांटिटी, वैसे ही लगेगा। आर्टिकल लाइबल टू ड्यूटी विद रेफरेंस टू वैल्यू, वैसे ही लगेगा। If such article liable with the same rate of duty, then duty shall be at that rate। तो डॉक्यूमेंट एंड सेट ऑफ आर्टिकल, आप जो कंसाइनमेंट लेके आ रहे हो उस सेट ऑफ आर्टिकल का है, बहुत सारे। ठीक है, इफ द आर्टिकल इज सेट आर लाइबल टू ड्यूटी एट डिफरेंशियल रेट, तो हाईएस्ट रेट। आर्टिकल नॉट लाइबल टू ड्यूटी देन शैल बी चार्जेबल टू ड्यूटी एट हाईएस्ट रेट। इस पे कंपोजिट और मिक्स सप्लाई था ना, वैसा ही है। असेसमेंट ऑफ एसेसरीज सप्लाइड विद द इंपोर्टेड आर्टिकल, एसेसरीज भी आती है, shall be chargeable at the fair rate same rate। ठीक है, इसमें यार ये बड़ा मजेदार है।
ये इंपोर्ट है, सेट ऑफ आर्टिकल, सेट ऑफ आर्टिकल, इस पूरे कंटेनर में एक सेट ऑफ आर्टिकल आया हुआ, ठीक है। अब उसमें बोलता क्वांटिटी के हिसाब से, तो क्वांटिटी के हिसाब से ले लो, वैल्यू के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से ले लो, बोलने को तो बहुत कुछ बोलता है। इंपोर्टेशन सेट ऑफ आर्टिकल आ गया। अगर इधर मैं लेता हूं पार्ट्स एंड एसेसरीज, मोबाइल भी लेते हो तो आपको तो पता ही है ना एसेसरीज कितनी आती है। और पार्ट्स एंड एसेसरीज तो इधर हो गया, इधर लिखना बड़ा है, इसका चार्ट बनाना लिखने में बहुत हालत है। यानी कि अदर देन पार्ट्स एंड एसेसरीज, अदर देन पार्ट्स एंड एसेसरीज, एक लिख रहा है अदर देन पार्ट्स एंड एसेसरी, एक लिख रहा है पार्ट्स एंड एसेसरी, दोनों को आपको संभाल के रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो देखो एक पॉइंट आ सकता है नेचुरली बंडल, पार्ट्स एंड एसेसरीज में लिखे जाएंगे नेचुरली बंडल, वहां पे जाएंगे नेचुरली बंडल। ये जो सेट आया हमारे पास, जो सेट हम लेके आए हैं, सेट कंप्राइजेस more than one article more than one article what कुछ not naturally bundle, नेचुरली बंडल होता तो इतनी बात ही नहीं होती, नॉट नेचुरली बंडल। तो इसका मतलब ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सब अलग अलग है। तो ये बोल रहा है कि जो आप सेट मंगाए हो, हाँ, सेट कंप्राइज मोर देन वन आर्टिकल, तो यहाँ कौन सी ड्यूटी लगी? तो ये बोलता है डिफरेंट रेट ऑफ ड्यूटी। जिसका जो है उस हिसाब से लगाओ, बोलो लगाओ डिफरेंट रेट ऑफ ड्यूटी ऑन ऑल आर्टिकल। इसका अलग है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, क्योंकि नेचुरल बंडल तो नहीं है ना, ये जीएसटी भी नहीं है कि एकदम, और एकदम सिंगल प्राइस पे भी नहीं आया है, ये तो अलग अलग है। इनवॉइस भी वैसे ही है, डिफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी ऑन ऑल आर्टिकल, ठीक है।
फिर क्या बोलता है, इफ द आर्टिकल इन द सेट आर लाइबल टू डिफरेंट रेट then different duty shall be calculated, then duty shall be calculated highest rate. Article not liable to duty, then ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट ड्यूटी ऑन ऑल आर्टिकल, बोला हाँ सर। इसमें क्या है, ये बोल रहा है मान लो ये 5% वाला है, ये 10% वाला है, ये भी मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे है नहीं इतना, 10 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी ऑन ऑल आर्टिकल, आपने कहा यस। डिफरेंट रेट ऑफ ड्यूटी ऑन ऑल आर्टिकल, आपने कहा यस। सबका अलग अलग है, देख लो डिफरेंट रेट। तो क्या लेने बोला, चार्जेबल एट हाईएस्ट, यानी कि अगर आप सिंपल शुद्ध हिंदी में, अगर आप मान लो कि अगर आप एक सेट ऑफ आर्टिकल लेके आते हो और सेट ऑफ आर्टिकल में जितने आर्टिकल है सब अलग, नेचुरली बंडल नहीं है, एंड नॉट नेचुरली बंडल, पर अलग अलग आर्टिकल हैं, तो और सबका अलग अलग ड्यूटी है, तो आप सिंपल है, सेट ऑफ आर्टिकल है, सिंपल है, चले जाओ का मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट ले लो। मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट हो गया, हाईएस्ट रेट लगाओ। और पार्ट्स एंड एसेसरीज भी तो आता है, अगर पार्ट्स एंड एसेसरीज जो है पूरा नेचुरली बंडल है, उसी के साथ वो जरूरी है, पूरा नेचुरली बंडल, ओ नेचुरली बंडल है, तब क्या, तब क्या लिखाएंगे, तो ड्यूटी क्या होगी, किस रेट पे ड्यूटी लगाओगे दोस्त, बोला सेम एज मेन आर्टिकल, सेम एज मेन आर्टिकल। ठीक है, if imported along with, ये जो पार्ट्स एसेसरी है इंपोर्टेड अलॉन्ग विथ आर्टिकल्स, बोलो जो आर्टिकल उसी के साथ इंपोर्ट हुआ है दोस्त, पीओ satisfied that parts या एसेसरीज जो भी हैं, जो पार्ट्स एसेसरीज हैं आर, दिखाई दे रहे हैं आर, ये कैसे हो गया आज कंपल्सरी सप्लाइड, कंपल्सरी उसी के साथ है, कंपल्सरी सप्लाइड, कंपल्सरी सप्लाइड विद आर्टिकल। क्या मस्त सेक्शन है भाई। बोला आप सेट ऑफ आर्टिकल लेके आए, बोला हाँ, क्या नेचुरल बंडल, बोला नहीं नहीं, सब सेट ऑफ आर्टिकल है, सबका अलग अलग रेट है, डिफरेंट रेट है सबका, तो हाईएस्ट रेट। और जो पार्ट्स एसेसरीज है, बोला सेम ले लो, जो मेन है, अगर वो कंपल्सरी है तो लिख लो, फिर मैं ऊपर पढ़ूंगा फिर से। चले, देखो क्या लिखता है, लिखता है आर्टिकल लाइबल टू ड्यूटी विथ रेफरेंस टू क्वांटिटी, तो क्वांटिटी shall be chargeable to that duty. Article liable with reference to value
shall be charged with duty as under। क्या बोला? एज। बोला अगर लाइबल टू आर्टिकल, सेट ऑफ आर्टिकल है और अगर क्वांटिटी के बेसिस पे तो उस हिसाब से लगे, पर अगर वैल्यू के बेसिस तो कैसे लगेगा? इफ सच आर्ट 1 2 इफ सच आर्टिकल लाइबल विद द सेम रेट ऑफ ड्यूटी, दैट ड्यूटी शैल बी डिवाइड दैट। सेम रेट है तो सेम रेट है तो टेंशन ही नहीं है ना। If article is a differential rate highest, फिर आर्टिकल नॉट लाइबल टू ड्यूटी देन दे शैल बी चार्ज टू ड्यूटी हाईएस्ट रेट। वो तो आ गया ना, गेहूं के साथ घुल पिसा जाना, पूरा मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट हो गया ना, हाईएस्ट रेट मिक्स सप्लाई। यहीं से तो मिक्स सप्लाई निकल के आया कि भैया अगर आपका अगर नेचुरल बंडल नहीं है तो क्या रेट लगा देंगे? बोला भैया हाईएस्ट रेट लगा दो, अगर एग्जाम्प्ट है उसमें भी लग जाएगा। बोलता है parts access shall be chargeable at the same rate of duty of that if the same was compulsory supplied with that article and no separate charges made for that supply, their price being included in the price of that article। वाह, ये था आपका सेक्शन 17 सेक्शन 18। मैं उम्मीद करता हूं एकदम इजी हो गया है सेक्शन 17 18 एंड 19। 18 हो गया। सेट ऑफ आर्टिकल, अगर क्वांटिटी के बेस पे तो क्वांटिटी के बेस पे लगा दो, अगर वैल्यू के बेस पे है तो देखो कि सेम रेट पे है क्या, सेम रेट है तो टेंशन नहीं है, डिफरेंट रेट तो हाईएस्ट लगा दो। तो आपका क्या क्या हो गया? ये आपको रेट ऑफ ड्यूटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, रेट ऑफ ड्यूटी पढ़ने की जरूरत नहीं, सेल्फ असेसमेंट पढ़ने की जरूरत है, प्रोविजन पढ़ने की जरूरत है, इंपोर्ट सेट ऑफ आर्टिकल पढ़ने की जरूरत है। खत्म कहानी पैसे। अब जो सेक्शन आएंगे वो एक संग कौन से आएंगे? 13 20 20 नहीं आएगा, 13 एंड 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 13 एंड 20 प्रिफर्ड गुड्स एंड डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट सेशन में सेक्शन 13 सेक्शन 20 21 22 23 डन। फिर पकड़ेंगे रेट ऑफ ड्यूटी एंड वैल्यूएशन एक एक क्लास में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।